जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस भी और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम आपको वो चीज़ सिखाने जा रहे हैं जो आपकी हर चैप्टर में काम आएगी और ख़ास तौर पे एग्जाम में ज़रूर काम आएगी। और ये वो चीज़ है जिसने ना सीखी उसके पास होने का चांस बहुत कम है। वो क्या है? हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज़। आपने केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है। और फिर आपका टेस्ट 1 हो चुका, चेक हो के आपको वापस मिल चुका, उसकी डिस्कशन अभी होनी है, तो उसकी डिस्कशन होगी। इसकी ये जो हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज़ कैसे अटेम्प्ट करनी है आपने, ये चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन जो डिस्कशन है ना टेस्ट की, ये हमारे टीए हैं आतिफ भाई, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके टेस्ट वगैरह इन्होंने देखे हैं और आपकी जो वीकनेसेस हैं उनके बारे में खूबी वाकिफ़ हैं और आपको शेयर करेंगे, डिस्कशन करवाएंगे आतिफ। और केस स्टडीज़ कैसे अटेम्प्ट करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। डिस्कशन में वैसे अगर आप समझें कि किसी क्वेश्चन में फर्दर उसको मजीद डिस्कस करना चाहते हैं आप, तो फिर बाद में मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई बाहर की बात नहीं है इसमें। अभी क्या सीखने जा रहे हैं? केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, हमारे एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे एमसीक्यूज, एक आएंगे कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन यानी रटे वाले क्वेश्चन, और एक आएंगे केस स्टडीज। मैं आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना नहीं सिखा रहा। क्यों नहीं सिखा रहा? वो तो आपको आता है। आता है कैसे करते हैं एमसीक्यूज अटेम्प्ट? एमसीक्यूज होते हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन लिखनी होती है, पेज के दरमियान में लाइन लगाई, लेफ्ट साइड पे एमसीक्यू नंबर लिखा, राइट साइड पे करेक्ट ऑप्शन लिखी। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखते हैं कि पूरा सेंटेंस भी? सिर्फ करेक्ट ऑप्शन। देखा, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने आते हैं आपको, ये सिखाने की जरूरत तो नहीं। रटे वाला क्वेश्चन भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं कि कैसे करना है, सारी जिंदगी रटे तो लगाते आए हैं और छापते आए हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने कोई ना कोई चीज याद की होती है, आई कैप कहता है इसको प्रोड्यूस कर दो, आप कहते हैं ये लो छाप दिया, वो भी सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन केस स्टडी वो चीज है जो आप ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इससे पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने। और आई कैप के केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है ये उन्हें पता नहीं होता। और लॉ के पेपर में ज्यादातर स्टूडेंट्स मार भी इसी वजह से खाते हैं। अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स देखें ना, एग्जामिनर कमेंट्स, आपको पता है एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं एग्जामिनर कमेंट्स? जो एग्जामिनर आपके पेपर चेक, जैसे अभी ये टेस्ट डिस्कस करेंगे ना आपको, तो दरमियान में समटाइम कुछ जगह पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। उसी तरह जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है वो भी आपकी गलतियां नोट करता रहता है, और फिर अलहदा से एक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर कमेंट्स की शक्ल में शेयर करता है, और उसमें बताता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गलतियां की, 3 के पार्ट ए में क्या गलतियां की, बी में क्या गलतियां की। इनका मकसद क्या होता है? ताकि आप उन गलतियों को पढ़ें और आइंदा कम से कम ये गलतियां ना करें। लेकिन आप लोग एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं, और पढ़ते हैं तो उसमें अमल भी नहीं करते, ज्यादा पढ़ते नहीं। कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं? ये देखिए कितने, 4-5, ये मेरा हाल है 20% स्टूडेंट्स नहीं है। एग्जामिनर कमेंट्स में जो सबसे बड़ी रीजन फेलियर की लॉ के पेपर में एग्जामिनर बता रहा है, पता क्या है? केस स्टडीज में पुअर प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स को पता नहीं केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। इसीलिए आपके इस पेपर का जो सबसे बड़ा मसला है कि केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, हम आज इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस अप्रोच को अच्छे तरीके से समझ के इसको फॉलो किया तो उम्मीद है, और प्रैक्टिस भी की, तो उम्मीद है कि आइंदा आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो आज हम 3 तरह के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज, रिप्रोडक्शन, केस स्टडी। हम अभी क्या सीखने जा रहे हैं? केस स्टडी को कैसे, हाउ टू सॉल्व केस स्टडी ऑफ कंपनी लॉ। ये अप्रोच आपकी बुक के शुरू के 2-3 सफ़े के बाद आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। ये वही पेज है जो आपकी बुक में भी है। तो सबसे 2 स्टेप्स में केस स्टडी सॉल्व करनी है। पहले केस स्टडी को पहचानना है कि ये केस स्टडी है कि नहीं, और फिर दूसरे नंबर पे उसको सॉल्व करना है। यानी पहला काम क्या है? उसको केस स्टडी। पहले तो बहुत से स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का केस स्टडी का, तो उसके पहले हम फिर ये पहचानना सीखते हैं। निशानियां क्या है? कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन केस स्टडी का है? कह रहा है फॉलोइंग आर सम हिंट्स टू आइडेंटिफाई केस स्टडीज। आपको कुछ हिंट बता देते हैं कि केस स्टडीज कैसे पहचानेंगे आप। पहला, यूजुअली ए केस स्टडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स व्हाइल ए क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 लाइन्स। क्या कह रहा है कि जो बड़ा क्वेश्चन होगा पेपर में वो केस स्टडी का होगा, और जो छोटे 2-3 लाइनों के क्वेश्चन होंगे वो रिप्रोडक्शन के होंगे, और जिन क्वेश्चंस के आगे ABCD लिखा होगा वो एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज होंगे। तो बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब केस स्टडी है, और छोटा क्वेश्चन है 2-3 लाइनों का तो मतलब रिप्रोडक्शन है। लेकिन ये 90% रूल है
100% रूल नहीं है। बाद का ऐसा होता है कि स्टूडेंट को झटका देने के लिए क्वेश्चन बड़ा पैराग्राफ की शक्ल में होता है, एंड में कहता है प्लीज एक्सप्लेन फॉलोइंग कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, अ सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, प्लीज ABC एक कंपनी है जो कि अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है लिमिटेड का लफ्ज लगाए बगैर। ये सारी कहानी पर एंड में क्या लिखा बताइए, वो कौन सी कंडीशन है जो उसको पूरी करनी पड़ेगी। तो बजाहिर लगता है ऐसे जैसे केस स्टडी है, पैरा बड़ा क्वेश्चन है, एंड पे रिक्वायरमेंट क्या है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की कंडीशन बताओ। तो बाज़ का ऐसा, लेकिन मोर देन 90% केसेस में ये रूल चलेगा। कौन सा रूल, कि बड़ा क्वेश्चन है तो केस स्टडी और छोटा क्वेश्चन है तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। ये पहला आपको फर्क बताया पहचानने के लिए, जैसे आप पहचान लेंगे ये केस स्टडी का क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन का। दूसरा फर्क, यूजुअली केस स्टडी गिव्स अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनी and are some discussion or arguments by its member or directors. Case will specify names of company members director. जब कभी क्वेश्चन के अंदर किसी कंपनी का नाम आ जाए, उसके डायरेक्टर मेंबर्स का नाम आ जाए और आपस में उनकी कुछ गुफ्तो शुनीद हो रही हो, क्या हो रही हो, गुफ्तो शुनीद हो रही हो। एक कंपनी के डायरेक्टर का ये कहना है, मेंबर कहता है नहीं 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 ऐसे है, कंपनी कहती है नहीं 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 ऐसे है, फिर आपसे कहेगा बताओ 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 कि कैसे है। तो जब आपसे ये पूछे, पहले दोनों का नाम बताएं, कंपनी का नाम, डायरेक्टर वगैरह के नाम, मेंबर्स के नाम, और फिर दोनों के आर्गुमेंट्स हों। एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, और आपसे कहे करो फैसला कौन सही है कौन गलत। तो ये भी केस स्टडी की निशानी है। तो इसका मतलब है जब कभी नेम्स आ जाएंगे क्वेश्चन में और जब कभी स्टेटमेंट्स या आर्गुमेंट्स आ जाएंगे पार्टीज के, वो केस स्टडी है, वो केस स्टडी। लेकिन अगेन हार्ड एंड 100% रूल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, एक हाकिम लिमिटेड कंपनी है, दूसरी महकूम लिमिटेड कंपनी है, बताइए वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें हाकिम लिमिटेड महकूम की होल्डिंग बन सकती है। तो नाम यूज हुए इसमें, लेकिन रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन की है। लेकिन अक्सर क्या होगा, अक्सर ये तो कभी कभार की बात कर रहा हूं, मोर देन 90% केसेस में क्या होगा कि जब उसने नेम्स इस्तेमाल कर लिया क्वेश्चन में और कुछ आर्गुमेंट्स हैं कि मेंबर कह रहा है प्रॉक्सी वोट कर सकता है, कंपनी कह रही है प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, बताओ इसमें क्या होगा। जब आर्गुमेंट्स देते आपको, जब स्टेटमेंट्स देते पार्टी की, तो वो क्या होगा, केस स्टडी होगी। तो 2 असूल बता दिए आपको, बताइए केस स्टडी कैसे पहचानेंगे, 2 टिप्स बताइए एग्जाम में कैसे पहचानेंगे केस स्टडी है। बड़ा क्वेश्चन है केस स्टडी, छोटा क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन। दूसरा नेम्स वगैरह कंपनीज के हैं और मेंबर्स डायरेक्टर्स की आपस में कुछ डिस्कशन स्टेटमेंट है, केस स्टडी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स ऑफ केस स्टडी। यूजुअली रिक्वायरमेंट ऑफ केस स्टडी आस्क्स यू, केस स्टडी की रिक्वायरमेंट में क्या होगा, कभी कहेगा एनालाइज द, ये वर्ड यूज करेगा। जब वर्ड आ जाना है केस स्टडी रिक्वायरमेंट में, एनालाइज द सिचुएशन, तो समझ ले एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, केस स्टडी है। एनालिसिस करना है तो केस स्टडी है। जब कहे कमेंट करें, एडवाइज करें वेदर स्टेटमेंट या प्रपोजल कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, कमेंट करें, एडवाइज करें ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, तो इसका क्या मतलब है, केस स्टडी है। तीसरा, बताइए क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप लेंगे इस जो भी प्रपोजल दिए हैं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आपका इस सिचुएशन में, बताइए, तो इसका क्या मतलब हुआ, केस स्टडी है। यानी केस स्टडी पहचानने की आपको 3 टिप्स बताए। पहली टिप, देख के फौरी तौर पहली नजर में। दूसरा, इन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ के, इंफॉर्मेशन को पढ़ के, नेम्स यूज होंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह यूज होंगी। तीसरा, रिक्वायरमेंट को पढ़ के। 3 हिंट्स आपको दिए हैं केस स्टडी पहचानने के। पहला हिंट कौन सा है, पहली नजर में क्वेश्चन को देख के, बड़ा क्वेश्चन है छोटा है, बड़ा तो केस स्टडी। दूसरा, क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन के अंदर अगर नेम्स वगैरह यूज हुए हैं, स्टेटमेंट्स पार्टी की यूज हो रही हैं, वो केस स्टडी है। और तीसरा हिंट क्या है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स में अगर एनालाइज करने को कह रहा है, वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं कोई चीज, वो पूछने को कह रहा है। ठीक है, ये कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है हमसे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो भाई केस स्टडी पहचान लें। अगर केस स्टडी पहचान लें तो आइए, अब आपके सामने आ रहा है स्टेप 2 नहीं, अभी स्टेप 2 नहीं, बल्कि अभी मैं देखना चाह रहा हूं आपको कुछ समझ आई कि नहीं आई। कैसे पता चलेगा मुझे आपको समझ आई कि नहीं, आपके सामने है इस वक्त आई कैप का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का, कैप 7 का मॉडल पेपर। आपने इससे पहले कैप लेवल के पेपर दिए हुए ना, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया हुआ, कोई पेपर नहीं दिया क्या, हाँ सबने दिया। एडिशनल रीडिंग टाइम पता क्या होता है, 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आपको दे देते हैं, आप कहते हैं आंसर शीट भी दो, कहते हैं आंसर शीट नहीं मिलनी अभी, क्वेश्चन पेपर पढ़ लो पहले।
15 मिनट रीडिंग टाइम। इस 15 मिनट रीडिंग टाइम को जाया कैसे करना है ये आपको पता होगा, लेकिन इसको यूटिलाइज कैसे करना है ये आपको हम बताएंगे, ठीक है, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं। पहले देखें इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, आंसर ऑल 11 क्वेश्चंस, नो चॉइस इज इक्वल टू सिलेक्टिव स्टडीज, लिख ले, चॉइस इज इक्वल टू, दुनिया के जिस पेपर में, जिस एग्जाम में, जिस बॉडी में चॉइस होगी क्वेश्चन की, उसमें लाजमी सिलेक्टिव स्टडीज होगी। आई कैप में कभी चॉइस आपको नहीं मिलेगी, आई कैप सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करवाना चाहता आपको, किसी पेपर में नहीं है। इको अब वो भी नहीं रही, इको भी नहीं रही, अब तो एमसीक्यू बेस्ड हो गया ना सारा, पहले होती थी अब नहीं है। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। एमसीक्यूज किधर करने हैं, इसके ऊपर टिक नहीं मार देने, अलग आंसर शीट पे करना है, दरमियान में लाइन लगा के। अच्छा बताइए, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है, कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, एम से पता चल गया, ABCD, एम से दूर से देख के पता चल गया, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है एमसीक्यू का। और ये वाला टेस्ट भी ये तो मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं चला, तो अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो गई। इसका मतलब ये है कि आपको जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो आईकैप के लेवल के हैं, सही ये साबित हो गया। अच्छा हमारा इरादा नहीं था आईकैप के लेवल पे लेके जाने का, वो चला गया किसी ना किसी तरीके। 12 चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 ये भी एमसीक्यू बेस्ड है, क्वेश्चन 3 ये भी एमसीक्यू बेस्ड है, 4B 5B 6 7। अच्छा एक चीज आपने नोट की है, आई कैप आपके साथ करता क्या भला, आपको जो एमसीक्यू आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में प्रैक्टिस करवाने को कहता है ना, छोटे छोटे होते हैं और पेपर में देता है, और एक छोटी मोटी केस स्टडी के बराबर एमसीक्यू है 1 नंबर का। हाँ जी छोटी मोटी केस स्टडी है। ये देख अगला क्वेश्चन भी देख, इतने बड़े क्वेश्चन आपको आई कैप की बुक में नॉर्मली नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है आई कैप के सारे एमसीक्यूज करके आप ये नहीं कह सकते कि हमारी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन, आपको मजीद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये भी एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज, 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 15 एमसीक्यूज। अब बताएं ये एमसीक्यूज हो गए, इसका मतलब 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चन 2 बताइए, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है के केस स्टडी का, अकबर खालिद, नाम बता, पहला तो पैराग्राफ आ गया, फिर अकबर खालिद नाम आ गया, और सही रिक्वायरमेंट भी, कमेंट ऑन वैलिडिटी एंड सजेस्ट हाउ ओवर, तो इसका मतलब है ये केस स्टडी। आगे चलते हैं, पहचान लिया आपने। क्वेश्चन 3 ये भी केस स्टडी, ठीक है, नेम दिया। अच्छा लेकिन याद रखें बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया ऐसा होता है कि नेम यूज करता है लेकिन रिक्वायरमेंट सीधी होती है इसकी, तो ये मुझे छोटा, ये दरमियाना लग रहा है, ठीक है। हाँ इसमें आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो बज़ाहिर लग रहा है जैसे केस स्टडी स्टाइल में है, लेकिन असल में जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 3 रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। बाज़ औक़ात रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी नेम यूज कर लेता है ना, तो ये जब आप टॉपिक पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल सिर्फ आपकी जो सिखाया ना उसके लिहाज से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बज़ाहिर नहीं, बज़ाहिर पैराग्राफ, लेंथी पैराग्राफ है, बिल्कुल ये लेंथी पैराग्राफ है। लेंथी पैराग्राफ केस स्टडी होती है कि रिप्रोडक्शन, केस स्टडी होती है। और फिर रिक्वायरमेंट में भी कह रहा है ये डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू एफएल, फॉर डिस्कशन करनी है हमने ऑप्शंस की, ये केस स्टडी है, ये केस। 5A बताइए, नेम यूज कर रहा है और है भी लेंथी केस स्टडी, शाबाश। पार्ट B ये भी केस स्टडी, शाबाश, पहचानने शुरू हो गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, डिफरेंट पार्ट्स है, हर पार्ट में डिफरेंट पार्टीज हैं, ये बताइए। ये आपको रिप्रोडक्शन का लग रहा है, ये केस देखिए प्रोविजंस तो आएगी, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे बज़ाहिर जजमेंट कराना चाह रहा हूं। देखें आपको मैंने 3 चीजें बताई हैं, एक लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, और तीसरा रिक्वायरमेंट। इनसे अंदाजा होगा। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन बड़ी है, ये बता रही है केस स्टडी। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन, नेम्स यूज हुए हैं, पार्टीज यूज हुई हैं, पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसे भी पता चल रहा है ये केस स्टडी है।
ठीक है। और रिक्वायरमेंट में एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, यानी उसकी हमें जस्टिफिकेशन मांग रहा है। तो ये प्रोबेबली केस स्टडी का क्वेश्चन है, प्रोबेबली केस स्टडी का क्वेश्चन है। समटाइम्स अगेन वही बात करूंगा जो थोड़ी देर पहले की थी, नेम यूज करता है लेकिन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है, लेकिन वो आप तब पहचान पाएंगे जब आप वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो मैं फिलहाल आपको सिर्फ जो सिखाया उसकी बेस पे डिसीजन करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये उसकी बेस पे केस स्टडी है, है भी केस स्टडी असल में। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये पहचाना आपने, उसके डिफरेंट पार्ट्स है, हर पार्ट एक एक दो लाइनों का है। ये एमसीक्यू सही कह रहा है, लग रहा है, लेकिन एमसीक्यू में हर ऑप्शन के आगे मार्क्स नहीं होते भाई। हाँ वो भी 8 नंबर का एमसीक्यू, ऐसा कौन सा एमसीक्यू जो 8 नंबर का होगा? ये एमसीक्यू रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। चले अब देखते हैं, पूछते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ अब पहचानना शुरू ना। क्वेश्चन 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ये कौन सा है? केस स्टडी, शाबाश, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, रिप्रोडक्शन, हाँ जी शाबाश, 2-3 लाइनों का क्वेश्चन। और पार्ट बी, नेम यूज कर रहा है, क्वेश्चन मॉडरेट है। ये मेरा हाल है केस स्टडी का बन, हाँ केस स्टडी बिल्कुल एडवाइस करने को कह रहा है, बिल्कुल ये केस स्टडी है। क्वेश्चन 10 पार्ट ए, कंडीशन, हाँ कंडीशन रिप्रोड्यूस करने को कह रहा है, शाबाश, कंडीशन रिप्रोड्यूस करने को कहता है। तो दान भी जब कंडीशन रिप्रोड्यूस करने को कहता है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, कंडीशन कह रहा है ना, बताओ डिस्कस करो। लेकिन देखिए उसमें नाम यूज किए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया नेम यूज करने के बावजूद भी क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का हो सकता है, ठीक है। बजाहिर ये मॉडरेट लेवल का है, लेंथ का है, ये रिप्रोडक्शन का भी हो सकता है, केस स्टडी का भी। लेकिन अगर जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे ना आप, तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये केस स्टडी का क्वेश्चन, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। बी 10 का पार्ट भी, ये केस स्टडी है, शाबाश, केस स्टडी शाबाश। 11 का पार्ट है रिप्रोडक्शन, शाबाश, पार्ट बी रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो इस मॉडल पेपर के एनालिसिस से हम जिस नतीजे पे पहुंचे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपने मुझे ओके करना है। पहला, हमारे पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज देखते ही हम पहचान लेंगे, ओके। जो ज्यादातर केस स्टडीज हैं वो भी देखते ही हम पहचान लेते हैं हिंट्स की मदद से, और ज्यादातर क्वेश्चन जो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है वो भी देख के पहचान लेते हैं। समटाइम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दरमियाने लेंथ के होते हैं, यानी 6-7 लाइंस हैं और उनमें नेम भी यूज किए होते हैं, उनमें हम डिसीजन अभी नहीं कर पा रहे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं ना जिनमें हम डिसीजन नहीं कर पाए कि रिप्रोडक्शन का है कि केस स्टडी का है। ऐसे क्वेश्चन में जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे ना, उसके बाद रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन रिप्रोडक्शन के होते हैं नॉर्मली, लेकिन बहरहाल आपको जब वो टॉपिक पढ़ लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि आपका सबसे पेपर में पहला डिसीजन ये होगा कि जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं ये केस स्टडी है भी कि नहीं। तो आपने मोर देन 80% क्वेश्चन में केस स्टडी कर ले, आइडेंटिफाई कर ली कि ये केस स्टडी है। ऐसे अटेम्प्ट करना भी नहीं सिखाया, आइडेंटिफाई कर ली ना। अच्छा मुझे बताइए, अभी जो आपने पेपर देखा उसकी बेस पे आपके पेपर में ज्यादातर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आएंगे कि केस स्टडीज? केस स्टडीज। इसका मतलब है केस स्टडीज को सीखना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी। अगर हम सारे का सारा 100% याद भी कर लेना लेकिन केस स्टडी नहीं सीखी तो पास नहीं हो सकेंगे। तो अब हमने 80% से ज्यादा केसेस में ये पहचानना सीख लिया कि हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन का है या केस स्टडी का है। इससे एग्री करते हैं? ठीक है। अभी आपने 3 हिंट्स अपने सामने रखने हैं, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन और वर्ड्स यूज्ड इन रिक्वायरमेंट। इन 3 से हम अंदाजा लगाते हैं केस स्टडी है कि नहीं। अब अगर रिप्रोडक्शन है छापा मार देंगे, केस स्टडी है तो क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी ऑफ कंपनेरा। केस स्टडी को कैसे? अपने आंसर को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, अपने आंसर को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। जब कभी कोई पूछे कि केस स्टडी को, लॉ की केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, जब कभी कोई भी पूछे लॉ की केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, तो आपने कहना है जैसे जज करता है। जज कैसे करता है? कानून की दफा ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत फांसी दी जाती है क्योंकि इसने मर्डर किया है, साबित हो गया मर्डर किया है। कानून ताज़ीरात पाकिस्तान, कोई पूछे केस स्टडी, पूछे लॉ की केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है सर? लॉ की केस स्टडी जैसे जज करता है सॉल्व, कैसे? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 420 के तहत ए बंदा मुर्गी चोर है, इसको 3 महीने की सजा दी जाए। इसमें जब आप देखें, नहीं मुर्गी के साथ ना सजा दी जाए, मुर्गी तो पेट में होगी इसके।
तो इसमें अगर आप देखें ना, इस जुमले में 3 चीजें हैं, नोट कीजिए। एक, ताजीरात पाकिस्तान की दफा 302, दफा 420, ये क्या है? ये है रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, नहीं रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। रेलिवेंट इसलिए कहा, ये ना हो केस 302 का हो दफा 420 की लिख दिया, ये ना केस 420 का हो दफा 302 की लिख दे, ऐसे नहीं लिखना। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन का मतलब क्या है? पूरा कंपनी एक्ट आपने पढ़ लिया है, लेकिन केस जिस इशू जिस प्रोविजन पे बेस कर रहा है सिर्फ वही लिखनी है, सिर्फ वही लिखनी है। डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन की 10 कंडीशंस हैं। क्या जब केस स्टडी आएगी डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर की 10 की 10 लिख देंगे? नहीं, सिर्फ वो एक जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस कर रहा है। क्वेश्चन डिफॉल्टर वाली कंडीशन पे बेस कर रहा है तो डिफॉल्टर वाली प्रोविजन लिखेंगे। क्वेश्चन स्पाउस वाली कंडीशन पे बेस कर रहा है तो स्पाउस वाली कंडीशन लिखेंगे। क्वेश्चन ब्रोकरेज वाली कंडीशन पे बेस कर रहा है, ब्रोकरेज वाली कंडीशन लिखेंगे। ये है रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। तो हर फैसले में, हर केस स्टडी में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला रेलिवेंट लीगल, दूसरा डिसीजन के फांसी दी जाए, 3 महीने की कैद दी जाए, डिसीजन। और तीसरा बेसिस ऑफ डिसीजन कि ये फांसी क्यों दी? क्योंकि ये साबित हो गया मुर्गी चोर है। और ये क्वेश्चन में उसने बताया होगा कि उसने मुर्गी कैसे चोरी की है, ये क्वेश्चन में उसने बताया हो, हमने सिर्फ लिंक करना है। तो जब आपने केस स्टडी सॉल्व, पहले स्टेप में आपने पहचानना है कि केस स्टडी है कि नहीं, दूसरे स्टेप में इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो आपका आंसर 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। पहले हिस्से में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और दूसरे में डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या होती है? रेलिवेंट, थिंक अबाउट द चैप्टर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑन विच दिस केस इज। केस पढ़ने के बाद सोचें ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में से आया है। और कौन सा लर्निंग? डिस्क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है। तो फिर उसमें जो रेलिवेंट डिस्क्वालिफिकेशन है उसको लिख दीजिए। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ केस स्टडी रिप्रोडक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ? केस स्टडी में भी रिप्रोडक्शन होती है। केस स्टडी में किस जगह रिप्रोडक्शन होती है? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में, ठीक है। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिख दी। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कैसे पता चली कि कौन सी लिखनी है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चला है किस चैप्टर का, किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? उस लीगल प्रोविजन की बेस पे फैसला करना है कि डायरेक्टर क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड। आप लिखें डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, ये आपका क्या है? डिसीजन। अच्छा मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा एग्जामिनर कमेंट्स में सबसे बड़ी रीजन क्या बताता है एग्जामिनर फेल होने के बच्चों के? केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करते, केस स्टडी वीक है। और केस स्टडी में वर्स्ट एरिया जो पुअरली परफॉर्म्ड होता है पता है कौन सा होता है? बेसिस ऑफ डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ डिसीजन लिख के कहते हैं केस सॉल्व हो गया। कहता है डिसीजन के तो मार्क्स कम होते हैं, डिसीजन का आधा नंबर है, 1.5 नंबर बेसिस ऑफ डिसीजन का है। तो आप जब डिसीजन लिखते हो, चाहे टेक्निकली आपने डिसीजन ठीक किया, लेकिन जब तक बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं लिखेंगे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिसीजन तो सिर्फ ये होता है यस या नो, क्वालिफाइड के डिस्क्वालिफाइड, डिसीजन तो यही होता है ना। बेसिस ऑफ डिसीजन में बताना डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, क्यों? बिकॉज ही इज डिफॉल्टर ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डायरेक्टर या कैसे? डायरेक्टर इज क्वालिफाइड, ये मेरा डिसीजन है, डायरेक्टर इज क्वालिफाइड because this disqualification applies only on listed company and this is an unlisted company. ये क्या है आगे? Basis of decision. तो yes या no, क्वालिफिकेशन ये डिसीजन है, और आगे because basis of decision। तो बताइए एग्जाम में सिर्फ डिसीजन लिखना है कि डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन दोनों लिखने हैं? दोनों लिखने हैं। यही समझा रहा है कि पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखे। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में क्या करना है? चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहुंचे, रिप्रोड्यूस दैट कांसेप्ट हियर बट ओनली दैट पोर्शन व्हिच इज रेलिवेंट टू केस, होल कांसेप्ट इज नॉट टू बी प्रोड्यूस। सारे का सारा ये अहम चीज आपको बता रहा हूं, अभी समझ नहीं आ रही होगी। क्यों समझ नहीं आ रही? भला अभी आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रही है, और मुझे पता है कि आपको पूरी समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? जब तक अपने हाथ से नहीं इस अप्रोच को निकालेंगे ना, सही तरीके से ध्यान में नहीं बैठेगी। अभी तो मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। केस स्टडी पहचाननी है, फिर उसके बाद एक हेडिंग देनी है रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और एक बेसिस ऑफ डिसीजन, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। ये सिर्फ आपको अभी तक इतना ही समझ आ रहा होगा। लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना,
तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये बात कही थी कि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी है, सारे का सारा कंसेप्ट प्रोड्यूस नहीं करना, सिर्फ जो केस है रेलिवेंट। इसका मतलब क्या है? जब आप क्वेश्चन खुद से करेंगे और सोल्यूशन के सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा इस बात का कि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में और लीगल प्रोविजन में क्या फर्क है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप सुन लें और याद भी कर लेना तो बहुत है। अभी का मकसद यही है, क्योंकि अभी तो 3-4 महीने पड़े आपको समझाने के, प्रैक्टिस करवाने के लिए। फिर कह रहे हैं हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि किसी केस स्टडी के नंबर बहुत कम होते हैं, होता है ऐसा 1-2 नंबर, कहता है उसमें फिर आप झटका अप्रोच लगाएं। क्या झटका अप्रोच? डायरेक्ट सीधा डिसीजन एंड बेसिस डिसीजन पे आ जाए। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन 1-2 नंबर का क्वेश्चन हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर का हो फिर भी ना, नहीं सॉरी 3 नंबर का हो फिर लिखें। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था 3 नंबर का था, उसमें उसने 2 चीजें पूछ ली थी, फिर नहीं लिखा था हमने। हाँ ठीक है, तो नॉर्मली अब 2 चीजें आ गई तो जाहिर है वो 1.5 नंबर का हो गया ना, तो उसमें फिर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं। तो जब आप बुक में देखेंगे ना, कुछ केस स्टडी के सॉल्यूशन में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखी होगी, कुछ में नहीं लिखी होगी। बताइए क्यों नहीं लिखी होगी कुछ केस स्टडीज के सॉल्यूशन में? हाँ जी, उनके नंबर कम होंगे, 1-2 नंबर होंगे जी। एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर 4 पार्ट है 2-2 नंबर के, तो आपको रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डिसीजन लिखें और बेसिस ऑफ डिसीजन लिखें, ये काफी है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? यू कैन ओमिट दिस पार्ट इफ मार्क्स आर 2 or less, इफ मार्क्स आर लेस, फॉर एग्जाम्पल 2, अगर 2 या उससे कम है तो फिर ये वाला पार्ट कौन सा? डिसीजन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिसीजन लिखे, डिसीजन का यस है या नो है या क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड, या वो पूछेगा ये स्टेटमेंट बताओ कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, हम कहेंगे यस दिस इज इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, या लिखेंगे नो दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। ये हमारा डिसीजन है। फिर उसके बाद गिव रीजंस है। ये है वो चीज जो आपको सीखते सीखते टाइम लगेगा और लिखना पड़ेगा। ये चीज जो है ना, गिव रीजन या बेसिस ऑफ डिसीजन, लिखे बगैर, रिटन प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती, कंफर्म है। बाकी की चीजें सुनने में आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये जब तक रीजंस लिखना सीखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। रीजन का मतलब क्या है? रीजन का मतलब है कि जो क्वेश्चन के अंदर उसने इंफॉर्मेशन दी है, जैसे पार्टीज का नाम यूज किया है, रिलेशंस बताए हैं, डेट्स बताई होती हैं, बाजू का तो उसने बताया था 1 अप्रैल, फिर 30 दिन हमने काउंट करने होते हैं, 45 दिन, 60 दिन। आपने क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई है उसको आपने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन के साथ रिलेट करना है, और फिर सबसे अहम चीज बैड में लिखी है, दिस इज द रियल स्किल विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ये आपको 2-4 दिन में स्किल नहीं आएगी, इसमें आपको महीना जरूर लगेगा प्रैक्टिस करने में, रीजन यानी बेसिस ऑफ डिसीजन लिखने में। लेकिन हम आइंदा जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं वक्तन फवक्तन आपसे जो केस स्टडी डिस्कस करूंगा वो इस अप्रोच के मुताबिक करूंगा। इससे पहले इस अप्रोच के मुताबिक डिस्कस नहीं करता था, लेकिन अब आइंदा जो केस स्टडीज होंगी ना, मेरी कोशिश होगी डेली बेसिस पे कम से कम 1-2 केस स्टडी जरूर आपके साथ जो डिस्कस करूँ ना असाइनमेंट में, वो इस फॉर्मेट के मुताबिक हो, ताकि आपको पता चले कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी। और एंड पे आखिरी चीज लिखी है, स्टूडेंट आगे कहता है क्या सर ये हेडिंग देना जरूरी है, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी चाहिए, डिसीजन भी होना चाहिए, बेसिस ऑफ डिसीजन भी होना चाहिए, लेकिन इनकी हेडिंग हो ये लाजमी नहीं है। हेडिंग के बगैर भी आप, लेकिन हेडिंग देना बेहतर है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा हेडिंग दिया कीजिए। लेकिन ये भी आपको बताता चलूं, आई कैप का जो सजेस्टेड सॉल्यूशन होता है उसमें नॉर्मली हेडिंग्स नहीं होती, इसका मतलब है हेडिंग के बगैर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन हेडिंग के बगैर थोड़ा मसला हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कहां खत्म हुई और डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन कहां से शुरू हुए, बाजू का मिक्स हो जाती है चीजें, तो इसीलिए हेडिंग दे देना हमेशा बेहतर है। तो कुछ समझ आया आपको केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है? तो बताइए केस स्टडी को सॉल्व करने के 2 स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? पहचानना है कि पहले ये केस स्टडी का क्वेश्चन है भी कि नहीं, और फिर अगर केस स्टडी का क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा केस स्टडी का क्वेश्चन है? लेंथ ऑफ द क्वेश्चन से, क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे, और रिक्वायरमेंट से। और जब पता चल गया ये केस स्टडी है, फिर क्या करना है? फिर 3 चीजें लिखनी है। क्या? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, डिसीजन, बेसिस ऑफ। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको किसमें होगी? बेसिस ऑफ डिसीजन लिखने में। लेकिन अगर आप रोज के 2-2, 3-3 केस स्टडी भी सॉल्व करते गए ना, तो महीने के अंदर अंदर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो, वरना नहीं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी 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 जी।
नहीं, यहाँ पे हेडिंग हमेशा रेलिवेंट लीगल प्रोविजन ही आएगी। यानी अगर वो डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर केस स्टडी बना रहा है तो यहाँ पे हेडिंग आपने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर नहीं लिखनी। या अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, कंपनी के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पे केस स्टडी बना रहा है तो यहाँ पे हेडिंग प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं आएगी, हेडिंग क्या आएगी? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन ही। हाँ, इसको एक्सप्लेन करते हुए आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाली रिक्वायरमेंट करेंगे या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाली रिक्वायरमेंट लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हेडिंग आपकी डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं आएगी। हेडिंग में यस नो नहीं करना, हेडिंग डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं आएगी। नीचे पहली लाइन में डिसीजन लिखना है और दूसरी लाइन में बेसिस ऑफ डिसीजन। उसका टॉपिक का नाम ही लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड, वो आप अपने जहन में कर रहे होंगे यार। डायरेक्टर्स वाला मीटिंग वाला है, मीटिंग वाला कौन सा चैप्टर था, उसमें कौन सा ये कंसेप्ट था, एजीएम वाला था, एक्सटेंशन वाला। तो आप रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे एक्सटेंशन की, डिसीजन और फिर बेसिस ऑफ डिसीजन लिखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का टाइटल या चैप्टर का टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको ये पहचानने के लिए आपने सोचना है, सिर्फ इसलिए ताकि आप करेक्ट जगह पे जा सके। क्योंकि केस स्टडी अटेम्प्ट करने का जो पहला स्टेप है ना अटेम्प्ट करते हुए, वो ये देखना है कि उसने पूछी कहां से केस स्टडी। ये जब आप ये पहचान लेते ना कि ये केस स्टडी किस चैप्टर के किस कंसेप्ट पे है तो 50% केस स्टडी सॉल्व हो जाती है उधर ही। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि केस स्टडी किस चैप्टर और किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से पूछी है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये थी अप्रोच। आपने घर जाके इसको पढ़ लेना अप्रोच को, ताकि जब हम कल यहाँ पर में केस स्टडी डिस्कस करें ना, मैं आपसे पूछूं कि अच्छा सबसे पहले क्या करना है, तो आपको पता हो सबसे पहले पहचानना है केस स्टडी है कि नहीं। फिर मैं आपसे कहूंगा पहचानो, कैसे पता चला ये केस स्टडी है। फिर दूसरा मैं आपसे नेक्स्ट क्या करना है, फिर आप कहेंगे सर नेक्स्ट हमने ये सोचना है किस चैप्टर के किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से है। मैं फिर आपसे पूछूंगा बताओ किस चैप्टर से है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, जो चैप्टर चल रहा है उसी में से केस स्टडी पूछनी है हमें। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताओ लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है, उस पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे सर ज्यादातर केसेस में तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने आज या कल पढ़ा है वही होगा, तो मेरे ख्याल में ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक। अब बताओ रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है। आप कहेंगे सर ये अभी याद नहीं की हुई, अभी तो कल ही पढ़ा है, ये अभी याद नहीं की हुई, और वो आपको साथ ही साथ याद करनी पड़ेगी। फिर डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन के ऊपर हमारे आर्गुमेंट्स होंगे। सबसे ज्यादा आप इसके ऊपर फंसेंगे शुरू के दिनों में, शुरू के 8-10 दिन में, बेसिस ऑफ डिसीजन कैसे लिखना। लेकिन ये याद रखें प्रैक्टिस से आएगी, लिखने से, पढ़ने से नहीं पता चलेगा बेसिस ऑफ डिसीजन कैसे करना है। लिखने से, जब तक रिटन फॉर्म में केस स्टडीज नहीं करेंगे। जी नहीं, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और बेसिस ऑफ डिसीजन सिमिलर नहीं है। अब सुनिएगा, रिलेटेड है, रिलेटेड है, सिमिलर नहीं है। क्योंकि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन की बेस पे ही हमने उसे बेसिस ऑफ डिसीजन लिंक करवाया। अच्छा मुझे ये बताइए, जब किसी मुजरिम ने किसी दूसरे को कत्ल किया होता है, ठीक है, कानून की किताब में लिखा है अगर एक बंदा किसी दूसरे को कत्ल करेगा उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। कानून की किताब में ये लिखा है। जज के सामने केस है जिसमें असद ने बिलाल को कत्ल कर दिया, तो अब यहां पे क्या ये वही लीगल प्रोविजन हो गई है? ये कि नहीं, नेम वगैरह डिफरेंट है लेकिन लिंक कर रहा है, क्योंकि केस के फैक्ट्स को लीगल प्रोविजन से रिलेट करना होता है फैसला करने के लिए। अगर केस के फैक्ट लीगल प्रोविजन से रिलेट हो जाए वही फैसला हो गया। तो बेसिस ऑफ डिसीजन का मतलब क्या होता है कि आपको उसने जो केस की इंफॉर्मेशन दी है ना, आपने उसको लीगल प्रोविजन के साथ रिलेट करना है। अगर रिलेट हो गया, जो लीगल प्रोविजन में लिखा है केस में भी वही हुआ, तो इसका मतलब है वो फैसला कर दो आंखें बंद करके जो लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिस ऑफ डिसीजन में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं आएगी, लेकिन बेसिस ऑफ डिसीजन में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन से लिंक क्रिएट होगा। यानी यूं समझ लीजिए आसान अल्फाज, चलें आपकी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। आपने बेसिस ऑफ डिसीजन में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन को ही एक तरह से दोबारा लिखना है, लेकिन जनरल फॉर्म में नहीं, जो केस स्टडी में नाम वगैरह दिए हुए उस शक्ल में। क्लियर हो गया? अगर केस स्टडी में लिखा हुआ है डिफॉल्टर ऑफ ए बैंक इज डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, तो आपने नीचे क्या लिखना है? मिस्टर ए इज डिफॉल्टर ऑफ बीसीडी बैंक लिमिटेड, देयरफॉर ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। यानी वही रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, लेकिन क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। भाई बात समझ आई? ये है हमारी केस स्टडी कैसे सॉल्व होगी। क्लियर? चलिए, ये तो था हमारा हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी। हमारे लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म होता है। अब बाकी नेक्स्ट आगे लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर को भी आगे लेके चलेंगे और इस अप्रोच के मुताबिक अब केस स्टडी को भी सॉल्व करेंगे। अब हम जितनी भी केस स्टडी सॉल्व करेंगे इसी अप्रोच को फॉलो करना है हमें।
ठीक है जी, लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन अभी आपने जाना नहीं भैया, आपने शायद देखा नहीं आज क्या कुछ करना है। आज टेस्ट 1 की डिस्कशन भी होनी है, तो हमारे भाई तैयार बैठे हैं डिस्कशन करने के लिए, तो अभी आप बैठे रहिए, लेक्चर का ये हिस्सा खत्म। अब मैं उधर जाके बैठूंगा बेंच पे और हमारे आतिफ भाई आपके साथ डिस्कशन करेंगे जी। पास कीजिएगा जी। लेक्चर के सेशन में हम अपने कैप 7 कंपनी ला के टेस्ट 1 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर है ना सबके पास? ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है एग्जामिनर्स के लिए। आंसर ऑल 5 क्वेश्चन। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमने 4 अटैम्प्ट करने हैं सवाल, 3 अटैम्प्ट सवाल अटैम्प्ट करने हैं। सारे सवाल जितने भी हम सीए करने हैं तो सीए करेंगे, सारे सवाल अटैम्प्ट करेंगे। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। मैं यहाँ पे बोर्ड पे 3 कलर यूज़ कर सकता हूँ ब्यूटिफिकेशन के लिए, आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग एक ही करेंगे। एमसीक्यूज हमने एक पेज पे ही अटेम्प्ट करने हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एक ही एमसीक्यूज के एक पार्ट जो है वो एक पे करते हैं, एक एमसीक्यूज कहते हैं सर अगले पेज पे करें, बाकी क्या करें। नहीं, वो एक ही पेज पे करने हैं सारे एमसीक्यूज। वो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमने जो सब पार्ट है वो अलग अलग क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन एमसीक्यूज सारे एक ही पेज पे अटेम्प्ट होंगे। तो डिस्कशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर ईच एमसीक्यूज है। ठीक है, चल गया पता। एमसीक्यूज नंबर 1, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव, बताना आप लोगों ने, मैं पढ़ के आया लेकिन आप लोगों ने फिर भी बताना है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट लाख मेंबर्स, 7 मेंबर्स, 10, 3 और 20। नहीं, इसने बताया तो नहीं है कि लिस्टेड है अनलिस्टेड है। हाँ, तो एटलीस्ट तो वो पब्लिक अनलिस्टेड में तो 3 है, पब्लिक लिस्टेड में तो 7 है, वो भी एटलीस्ट है। हाँ, उसने कुछ नहीं बताया कि पब्लिक लिस्टेड है अनलिस्टेड है, तो 7 और 3 में हमारे पास जो मिनिमम है वो 3 है कि 3 मेंबर होंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली। मोस्ट अप्रोप्रिएट हमने देखना है, करेक्ट हमने देखना, करेक्ट दोनों है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो 3 है। प्राइवेट कंपनी का आ जाए और सिंगल मेंबर अदर देन सिंगल मेंबर अपनी नाम बताया तो फिर 1 करेंगे 6 मिनिमम। नहीं, एसएमसी वो बताएगा कि अदर देन, जब वो कहेगा कि प्राइवेट कंपनी है तो फिर हमने 2 करने हैं, अदरवाइज एसएमसी। इसमें तो हमारे पास पब्लिक कंपनी में 2 कंपनीज हैं, लिस्टेड है और अनलिस्टेड है। सिंगल मेंबर कंपनी या तो सिंगल होगी या प्राइवेट कंपनी होगी, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी चाहे वो लिस्टेड है, प्राइवेट अगर वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, दोनों सूरतों में 2 ही है। प्राइवेट कंपनी अगर कब है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्राइवेट जो है उसमें 2 है, 2 मेंबर। इस तरह पब्लिक में ना लिस्टेड अनलिस्टेड 2 ऑप्शन थे, इसमें साइलेंट था तो हमने 3 कंसीडर किया। इस तरह प्राइवेट में भी 2 है ना, सिंगल मेंबर अदर में, तो फिर सिंगल मेंबर कंपनी 1। नंबर 2, मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट अलाउड ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, वो नहीं कर सकते। नहीं, नॉट अलाउड और रिस्ट्रिक्टेड में फ़र्क है। नॉट अलाउड का मतलब है वो कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन रिस्ट्रिक्शन में ये है कि कुछ कंडीशंस हैं। हाँ जी, ये तो सीधा सीधा क्या, आर अलाउड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सी, आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग देयर शेयर बाय आर्टिकल्स। हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज। इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? सी ऑप्शन। पढ़ लिया हमने। नंबर 3, टू व्हाट एक्सटेंट इज अ मेंबर ऑफ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। टाइप ऑफ कंपनी को हमने अंडरलाइन करना है कि कौन सी कंपनी है ये। पर्सनली लायबल फॉर द कंपनी डेट, ही इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कंपनी डेट। नहीं, हमने पढ़ा है फीचर्स में कि कंपनी एट सेल्फ लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी थी कि अगर वो नहीं कर सकती तो लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होगा, और अगर शेयर है तो उस केस में क्या है। तो ही इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कंपनी, नहीं, ऑल डेट्स के लिए नहीं है। ही इज पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनीज इज बाउंड अप, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऑल द कंपनी डेट्स के लिए नहीं है। सी ऑप्शन, हिज पर्सनल लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट सेट आउट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बी पेड ऑन वाइंडिंग अप। ये ऑप्शन सही है। हिज पर्सनल लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट सेट आउट इन मेमोरेंडम एट एनी टाइम, नहीं एट एनी टाइम, नहीं एट टाइम ऑफ बाउंड अप ऑफ द कंपनी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। अ होल्डिंग कंपनी इज वन विच होल्ड मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज। नहीं, हम सही है ये ऑप्शन। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, सी बोथ ए एंड बी। डी ना, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। इफ एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द कंपनी इज अप्रूव्ड, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई है। नेम शेल रिमेन रिजर्व फॉर द पीरियड ऑफ 30, 45, 60, 90 डेज। 30 डेज भी तो हमने पढ़े हैं।
और 45 डेज 60 डेज। हाँ जी, ठीक है। एमसीक्यूज खत्म हो गए हमारे, सवाल शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ब्रीफली द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अंडर विच अ प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कोई कंडीशंस हमने पढ़ी है? कितनी कंडीशंस थी? 3। कौन कौन सी? रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 50, ठीक है। राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, ठीक है, ठीक है। SL कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अंडरलाइनिंग कर रहे हैं आप। Has been incurring losses for the last 3 साल से खसारे में जा रही है ये कंपनी। Initially SL had 4 directors A, B, C and D. On 1st July 2019, C had transferred all his share to D. C जो है उसमें चलाक निकला होने का, पहले भी खसारे में जा रही है कंपनी, तो दफा करो, शेयर सेल करो आगे। On 1st March 2020, A, B and D decided to wind up the company voluntarily. इसलिए उसको छोड़ें, ये क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ A, B, C एंड D। रिप्रोडक्शन का सवाल है ना हमारा, केस स्टडी है। केस कैसे पता चला केस स्टडी है? अभी तो हमने पढ़ा है कि नाम वगैरह जिसमें आया तो वो हमारी केस स्टडी होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने लिखना क्या था? लायबिलिटी। चारों लायबल हैं? चारों लायबल नहीं है, क्योंकि कंपनी तो वो वाइंड अप कर रहे हैं, तो लायबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि इसके 2 प्रोविजन लीगल प्रोविजन बनेंगे। पहली लीगल प्रोविजन कैसे होगी कि ऑल द के मेंबर्स आर लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी एट टाइम ऑफ वाउंड अप ऑफ द कंपनी। यही ना, ऐसे ही है ना। एक बात इसमें और भी लिखी हुई थी कि जो अमाउंट जो है वो उन्होंने लिखी हुई है मेमोरेंडम ऑफ सेशन में जो मेंशन्ड है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, थी ना ये लाइन, कि जो मेमोरेंडम में उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई की है उतनी ही अमाउंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन क्या बनेगा कि A, B एंड D आर लायबल। ये लायबल हैं, कैसे हैं लायबल? हाँ जी, लिमिटेड बाय गारंटी, जितना उन्होंने एग्री किया था वो, जी बिल्कुल, वो के लायबल होंगे। लेकिन C के लिए क्या प्रोविजन है? मेंबर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट, आगे आफ्टर 1 year he ceases to be the member of the company, he contracted before, हाँ जी, ceases to be the member of the company। तो C की लायबिलिटी कितनी बनेगी? 1 साल के लिए, तो 1 साल पूरा हो नहीं रहा यहाँ पे। 2019 और 20, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 8 महीने। अभी 8 महीने में 1 जुलाई है ना, ये देखें 1 मार्च है, तो जुलाई का महीना आएगा लेकिन मार्च का नहीं आएगा, तो 8 महीने अभी हुए हैं, यानी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ। तो ठीक है, वो लायबल है कि नहीं है ना? लायबल। जी जी, अनपेड अमाउंट के लिए, क्योंकि ऑल अमाउंट के लिए तो वो लायबल है ही नहीं ना। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी जी बिल्कुल, आंसर भी ठीक है। डिसीजन जो है उसमें प्रोविजन में भी आपने दोनों प्रोविजन लिखनी है, और डिसीजन भी इकट्ठा अगर आप चारों का देते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन आपने उसने ये कहना है कि A, B और D जो है वो किस लिए लायबल है, किस बेसिस पे लायबल है, और जो मिस्टर C है मेंबर, वो इस साल की जो उसकी क्वालिफिकेशन या जो भी क्राइटेरिया उसके लिए है वो कंडीशन उस पर अप्लाई हो रही है कि 8 महीने हुए अभी, साल पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो उसके लायबल है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 लिस्ट द सर्कमस्टांसेज अंडर विच महकूम लिमिटेड, नाम आ गया, ये केस स्टडी है, महकूम लिमिटेड हाकिम नहीं, अभी तो हमने पढ़ा है कि जिस, अच्छा, यानी अच्छा, ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट भी, अच्छा, रिक्वायरमेंट भी हमने देखनी होती है कि क्या रिक्वायरमेंट जो है वो रिप्रोडक्शन के है या केस स्टडी के हैं। तो कौन से सर्कमस्टांसेज है जिसमें महकूम लिमिटेड डीम्ड टू बी कंसीडर्ड ऑफ हाकिम लिमिटेड? 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ महकूम लिमिटेड इज हेल्ड बाय हाकिम लिमिटेड।
2 नंबर का सवाल है, इसके लिए लीगल प्रोविजन लिखनी चाहिए कि नहीं? नहीं, सीधे ही रिप्रोडक्शन का सवाल है, हम सीधे ही लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। KRL होल्ड, ये क्लियर हो गया। KRL होल्ड 60% शेयर आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ अनदर पब्लिक कंपनी नेम NSL। सवाल यहाँ तक अगर हो तो इसका क्या मतलब है? नहीं, अभी हमने इसकी रिक्वायरमेंट तो पढ़ी नहीं कि रिक्वायरमेंट में वो क्या, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें कि रिक्वायरमेंट क्या। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड कंपनी, यानी इनका NSL और KRL जो है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? NSL KRL जो है वो होल्ड्स 60% वोटिंग सिक्योरिटीज होल्ड कर रही है NSL की। NSL इज द सब्सिडियरी ऑफ KRL। बस आप स्टूडेंट ने इतना ही जवाब लिखा था और बहुत थोड़े स्टूडेंट, तकरीबन 20% स्टूडेंट ने ये सवाल पूरा अटेम्प्ट किया है। उन्होंने साथ ये भी लिखा है बिकॉज, क्यों, किस वजह से 60% ऑफ 50% से ज़्यादा जो है वो वोटिंग सिक्योरिटीज हेल्ड कर रही है, इस वजह से ये कंपनी जो है इसकी सब्सिडियरी है। NSL further owns 14% shares of TIL. NSL also entered into an agreement with other subsidiary of TIL to appoint 4 out of 7 directors on the board of directors of TIL. हाँ जी, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका मतलब क्या है कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड? हाँ जी, टोटल आउट ऑफ, मैक्सिमम आउट ऑफ टोटल जो है, अगर उनके पास अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी आए तो उसको कहते हैं कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। लेकिन ये हमने 2 की बताई है रिलेशनशिप, तीसरा KRL और TIL का। मुझे ऐसे समझ नहीं आएगी, मुझे नहीं आई समझ। एक है KRL और NSL, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? किस वजह से? 60% वोटिंग सिक्योरिटी। अच्छा, एक कंपनी और है TIL, इसके साथ किन बेसिस पे जो है रिलेशनशिप है और कितने मेंबर जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं? 4 out of 7। एक कंसेप्ट हम पढ़ते थे मैथ में, A is equal to B, B is equal to A, A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C। ये हाँ जी, अच्छा, तो ठीक है। उनके लिए फिर जो बायस है उनके लिए ये है कि जो इसकी सब्सिडियरी है और ये इसकी सब्सिडियरी है, तो ये इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ये इसकी सब्सिडियरी है, ये इसकी सब्सिडियरी है, तो ये जो है इसकी सब्सिडियरी बन जाएगी। इनडायरेक्टली इसको होल्ड कर रहा है, इसके होल्डिंग, इस कंपनी के होल्डिंग को ये कंपनी होल्ड कर रही है, तो ये तो इसकी होगी ना सब्सिडियरी। ये क्लियर हो गया? आप पहले फर्स्ट टाइम जो है ऊपर हेडिंग में पूरा नाम लिख लें, उसके बाद जो है अगर आई कैप ने सवाल में यही यूज़ किया एब्रीवेशन तो आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा ये पूरा नाम लाजमी लिखना है। सोल्यूशन हमने बनाया इसलिए आई कैप नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर, लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रही है, माशरे के लिए। ऑफर नीड प्रोटेक्शन, हाँ ठीक है, होना भी चाहिए, उनके कोई नाम दें क्योंकि अच्छा काम कर रही है। हाउएवर दीज आर सर्टेन कंडीशन, there are certain conditions subject to the fulfillment of which an exemption may be granted to entity from using the word limited to। नाम बनाना इतना आसान थोड़ी है, कोई अच्छे काम उन्होंने किए होंगे ना, तो अब वो कौन से कंडीशंस है जिनकी वजह से आल्सो हमने ये भी कंडीशंस भी बताने हैं, एंड ये भी आल्सो स्पेसिफाई द अथॉरिटी हु मे ग्रांट एग्जेम्पशंस। तो पहले हमने कंडीशंस बताने हैं। कंडीशन कितने कंडीशंस हैं? मर्ज कितने? 4। तो 4 ही कंडीशन, 3 कंडीशन लिख लेते हैं, एक जो है वो अथॉरिटी बता देते हैं, बस। नंबर काटा हुआ है ना, क्योंकि आपने ऐसे किया होगा तो 1 पॉइंट का 1 नंबर नहीं है, 1 पॉइंट का आधा नंबर है। 5 कंडीशन आपने 5 वो लिखने थे, 7 अथॉरिटी भी बतानी थी। अच्छा, ये गलती हो गई, फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो 5 पॉइंट कौन से हैं? नहीं याद? ठीक है, ये सवाल क्लियर हो गया। आखिरी क्वेश्चन हमारा, promoter of the company had engaged a corporate lawyer for the incorporation of company, the terms of which were agreed before the work on incorporation commenced। उसने कुछ टर्म्स एग्री किए होंगे, अभी काम कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, ज़ाहिर उन्होंने एंगेज किया तो उन्होंने यही कहा होगा कि भाई
आप ना ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हमारी मदद करें। द प्रोमोटर्स डिड नॉट सेटल द लॉयर फी, फी पे नहीं की। ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा? सेपरेट लीगल स्टेटस वाला है या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें अगर तो वो पहले से उन्होंने एग्री कर लिया था, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, उससे पहले जितने भी टर्म्स उन्होंने एग्री किए हैं उसके लिए वो पर्सनल लायबल है, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। ठीक हो गया। और इस सवाल में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, नहीं 90% नहीं, तकरीबन कोई 50-50 थी। ठीक है, आज की डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।